नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन जारी है। बारिश के बीच धरने पर अनुदेशक बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर अनुदेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अनुदेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश के बीच धरना प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद अमान का। मोहम्मद अमान, जिस तरह से लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर जमकर जो अनुदेशक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ वजह और क्या इनकी मांगे? जी, आपको बता दें, राजधानी में पिछले 3 दिनों से अनुदेशक है जो बेसिक शिक्षा निदेशालय पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मुख्य 6 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार इनके धरना प्रदर्शन से लगातार राजधानी में जो बारिश थी, जिसके चलते एक अनुदेशक महिला थी, उसकी भी तबियत बिगड़ने की सूचना मिली है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है उपचार के। आपको बता दें, जो इनकी मुख्य 6 मांगे हैं, उनकी मांगों कुछ इस प्रकार है। जैसे इनके अनुदेशकों की साफ तौर से मांगे हैं कि जो महिला अनुदेशक है, इनकी जो शादी कराई जाएगी तो जहां इनकी ससुराल है वहां इनका जो है ट्रांसफर कराया जाए। वहीं इनकी जो दूसरी मांग है कि इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, इन मुकदमों को वापस लिया जाए। वहीं इनकी जो तीसरी मांग है, तीसरी मांग में इनकी सामाजिक और जो आर्थिक सुरक्षा है, इसकी ये मांग लगातार उठा रहे हैं। और वहीं इनकी चौथी मांग सीए महिलाएं और CAL की जो है तो उसकी मांग को लेकर कर रहे हैं। वहीं इनकी जो 5वीं मांग है, इनके खिलाफ जो अनुदेशकों को स्वस्थ नवीनीकरण की व्यवस्था हो। तो इस तरह की ये कुछ 6 मांगों को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनुदेशक जो है मोहम्मद अमान, वो बीते 3 दिन से राजधानी लखनऊ में धरना दे रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से आज भी हम तस्वीरें देख सकते हैं, धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो धरना प्रदर्शन है ये और उग्र होता जा रहा है। आज भी राजधानी लखनऊ में बारिश हुई, उसके बावजूद अनुदेशक धरने पर डटे रहे। क्या माना जाए, आखिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ इनकी जो मांगे हैं उनको सुना गया है अभी तक? कुछ आश्वासन? जी, आपको बता दें, जिस तरह से इनका लगातार जो धरना जारी है, ये मुख्यालय के अंदर, भीतर परिसर के अंदर ही ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये अनुदेशक आए हैं और एकत्रित हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों के आगे अपनी मांग को रख रहे हैं। फिलहाल अभी कोई भी ऐसा ठोस बयान किसी अधिकारी का नहीं आया है, ना इनकी मांगों को लेकर कोई ऐसा बयान अभी जारी किया गया। फिलहाल एक महिला अनुदेशक जो धरना प्रदर्शन के दौरान बीमार हुई थी, उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसको लेके जिला प्रशासन ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बेहतर उपचार के लिए उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल मोहम्मद अमान, जैसा आपने बताया कि अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने जो प्रदर्शनकारी अनुदेशक है उनकी समस्या की सुध नहीं ली है, मांगों को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। क्या माना जाए, अब जो प्रदर्शनकारी अनुदेशक है उनका क्या कुछ कहना है? कितने दिन और ये धरना ऐसी जारी रहेगा? और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद क्या कुछ? जी, देखिए, जिस तरह से अनुदेशक लगातार धरने पर बैठे हैं, उनकी साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये लगातार धरना जारी रहेगा। और हाल फिलहाल तस्वीरें जो देखने को आई है, जिस तरह से जो बारिश के दौरान भी अनुदेशक डटे रहे, धरने पर बैठे रहे हैं, और उसमें से लोगों की तबीयत भी खराब हो गई है, उसके बाद भी ये धरने से नहीं हटे, लगातार धरना दे रहे हैं। तो इससे साफ ये जाहिर होता है
के निदेशक जब तक अपनी मांगों को मनवा नहीं लेते या कोई ठोस जवाब नहीं आ जाता है अधिकारियों की तरफ से, तब तक ये धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, यानी अनुदेशकों का जो प्रदर्शन है वो और उग्र रूप लेता जा रहा है। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी अभी तक उन्होंने प्रदर्शन की सुध नहीं ली है। क्या माना जाए आगे इस मामले में और क्या कुछ संभव, क्या अधिकारी बाहर आकर बातचीत करने का, समन्वय बैठाने का कुछ प्रयास यहां पर किया जाएगा अधिकारियों की तरफ से, और अगर है तो कब, कितना और इंतजार? देखिए, जिस तरह से ये धरना चल रहा है पिछले 3 दिनों से, ये अनुदेशक जो बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, तो अभी तक उनकी किसी तरह की सुध न लेना, तो ये आगे किसी इस तरह के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं कि अनुदेशकों का कोई हाल जाने और उनकी मांगों को मानते हैं। लेकिन जिस तरह से जो धरना है जो लगातार उग्र होता दिखाई दे रहा है, तो इस धरने को लेकर कहीं ना कहीं इनको शांत कराना भी बेहद जरूरी दिखाई दे रहा है। कितना और उग्र रूप लेता है और आखिर कब प्रशासनिक अधिकारी इनकी समस्याओं की सुध लेते हैं, मांगों को लेकर क्या कुछ रुख रहता है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद अमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं आज रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में झारखंड की संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। झारखंड और अन्य राज्यों से आए चित्रकार चित्रकला के माध्यम से झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार के मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही महोत्सव में कला, शिल्प प्रदर्शनी, रिंझ रंग शोभा यात्रा सहित आदिवासी खेल गतिविधियों की झलक भी देखने को मिलेगी। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का आयोजन हो गया है। झारखंड की संस्कृति का ये सबसे बड़ा महोत्सव, जिसमें रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में इस महोत्सव का आयोजन हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं झारखंड की संस्कृति का ये सबसे बड़ा महोत्सव, झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन हो रखा है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के SC/ST सांसद से आज पीएम मोदी मिलेंगे। तो संसद भवन परिसर में पीएम मोदी से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट से SC/ST के फैसले को लेकर ये ज्ञापन दिया। कोर्ट में इस दौरान कोटा मामले पर पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है। SC/ST में क्रीमी लेयर लागू न होने का आश्वासन दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज SC/ST सांसद उन्होंने मुलाकात की। संसद भवन परिसर में पीएम मोदी से तमाम SC/ST सांसदों ने मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट से SC/ST के फैसले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। कोटा मामले पर पीएम मोदी ने उनकी समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, आज तमाम जो SC/ST सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। किस संबंध में मुलाकात और क्या कुछ चर्चा? बुलबुल, रिया बता दें कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट में बदलाव को लेकर के ये विरोध किया जा रहा था, वही आम जनता से लेकर के SC/ST समाज में आने वाले नेताओं की इसके लिए खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो कहीं ना इसको लेकर के ये बैठक की गई है और NDA के अनुसूचित जाति और जनजाति आने वाले जो सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, क्योंकि ये बहुत विफलता क्यों लगातार कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा था। देखिए, इसके अंदर कई ऐसे नेता थे जो RLCP के मुखिया और सांसद रामविलास पासवान, थावर चंद गहलोत, रामदास ठावले, उचित राज समेत कई 18 सांसदों ने आज प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात की थी। तो ये मुलाकात SC/ST को लेकर के थी, जिसमें कि उनका बदलाव किया जाए, उनको बेनिफिट कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनको उठाया गया था। इस बात जिस तरह से अजय कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है, ऐसे में सांसदों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ज्ञापन देना, यहाँ पर पीएम की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया इन सांसदों को? देखिए, बिल्कुल अगर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिसको सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि अगर कोर्ट से मिलता है, अगर उनका आरक्षण मिलता है
तो उसके बाद उसको दोबारा आरक्षण ना मिले, आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसको आवश्यकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही दिल गई, यही उन सांसदों से कहा कि जो सक्षम है उसको आरक्षण ना मिल दिया जाए और उसको आरक्षण दे जाए जो आवश्यकता है, जो जरूरत है। क्योंकि देश में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको आरक्षण होते एससी में, तो वही चीज सामने गई है। तो हो सकता है इसका कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि जो आदमी एक बार व्यक्ति को आरक्षण मिल जाता है, वो सक्षम हो जाता है, तो उसमें उसको फायदा होता है। लेकिन वो लगातार अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ता रहता है कि हमें चाहिए, तो उसको लेकर के निर्णय लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाए। अजय, जिस तरह से कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना रुख स्पष्ट और साफ कर चुका है, फैसला सुना चुका है। अब सांसद जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पीएम ने भी उन्हें जो है समस्या हल करने का आश्वासन यहां पर दिया है। क्या माना जाए कि यहां पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम निर्णय दिया जा चुका है, अब क्या कुछ विकल्प है यहां पर, क्या कुछ बदलाव संभव अभी भी? देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव की बात कही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा कि मैं खुद एक ऐसे से आता हूँ जो कि मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं इस लायक हूँ कि मैं दूसरे को काम दे सकता हूँ, दूसरे को बेनिफिट दे सकता हूँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जरूरत लोग उनको दिया जाता है। देखिए, इसको लेकर के मीटिंग की गई थी, हालांकि बैठक में क्या कुछ बात करी, कभी कोई ज्ञान सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं एससी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में बदलाव की बात कही गई है इसके अंदर। यानी कि दलित और जनजातीय समाज में गुस्सापन बना हुआ था, इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, तो उसको लेकर समाज था। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन ये है कि जो बाबा यही बात सामने आई थी कि जिसको जरूरत है उसको दिया जाए, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी कोटे में कोटा मामले को लेकर एससी एसटी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, ज्ञापन भी सौंपा। यहां पर पीएम मोदी ने भी उनको आश्वासन दिया है। अजय, आप नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नवंबर तक के लिए टल गई है। विवादित परिसर के सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए योग्य माना था, जिसके बाद जो हिंदू पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उससे पहले ही हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दिया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर महीने तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ा है पूरा विवाद, जिसमें हाईकोर्ट ने अभी बीते दिनों ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई अलग अलग याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। खबरों में आगे बढ़ते बात काकोरी कांड की कर लेते हैं। काकोरी कांड के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में क्रांतिकारियों को यह दिन याद दिलाया गया है और यह दिन याद किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रांतिकारियों को सम्मान देने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शुरुआत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी के वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। अंग्रेज भारत का खजाना लूटते थे, क्रांतिकारियों के बलिदान से आज हमें आजादी मिली है। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी,
वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और क्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी लक्ष्मीबाई जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वही थमी नहीं, लगातार जारी रही। अभी 2 वर्ष पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चौरा की 1922 में घटित उस ऐतिहासिक घटना को शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जोड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आजादी के अमृत काल के शुभारंभ के अवसर पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्ताउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत दे दी है। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में
और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां मथुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्ष अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर दूसरे पक्ष पर हमला करते हुए दिख रहा है। झगड़े की सूचना पर इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर अमेठी से है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जन सुविधा केंद्र संचालक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आधार कार्ड बनवाने सेंटर पर लोग पहुंचे थे, जिसके बाद एक लड़का का जन्म प्रमाण पत्र जो है फर्जी निकला। इस दौरान सीएमओ ने डीपीआरओ के साथ बैठक कर जांच कर पंचायत सचिव से जांच के आदेश दिए और डीपीआरओ और सीएमओ ने आनन फानन में अपने अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों से समीक्षा की। एक जन सुविधा केंद्र के संचालक को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अन्य मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। आधार कार्ड बनवाने और प्रमाण पत्र बनवाए थे, वो नकली है। अरे बच्चन के लिए गौरीगंज ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है नकली है। अब ये तो अब हमको क्या मालूम कि नकली हो गया कि असली। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जीत का परचम लहरा दिया है, जिसके बाद काशी के लाल ललित के घर वापसी पर जश्न मनाया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर टीम के सदस्य ललित उपाध्याय के पैतृक आवास वाराणसी में उपस्थित परिजनों में खुशी का माहौल है और इस मौके पर उन्होंने जश्न मनाकर यादगार भी बना दिया है। देश की टीम ने विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया है और पदक लेकर स्वदेश लौटेगी। इस मौके पर उपस्थित काफी संख्या में लोगों ने भी हर्षोल्लास के बीच टीम का प्रदर्शन देखकर खुशी जताई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।